मैं हितेश चौहान आपका बड़ा सवाल में स्वागत करता हूं। बड़ा सवाल आज एक ऐसे मुद्दे पे है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को प्रभावित करता है। संडे को यूपीएससी का प्री हुआ। मैं इंस्टाग्राम पे एक रील इंस्टॉल कर रहा था और उसमें एक ऐसी रील आई जिसमें मेरे एक परिचित हैं शिवा। उनने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि यूपीएससी ने ऐसा पेपर कैसे बना दिया, और उसमें एक कमेंट था जिसने मुझे यहाँ पे शिवा को बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा उस वीडियो में कि यूपीएससी एक रस्सी और दे देती। तो इस रस्सी का एग्जाम्पल मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने शिवा से कांटेक्ट किया। तो आज हमारे साथ में है यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, शिवा। हाँ शिवा, मुझे बस रस्सी की कहानी बताइए। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। आई एम आ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट और लगभग 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की स्पेसिफिकली। कॉलेज मैंने अपना हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जैसे ही कॉलेज एंड हुआ, जब से मैं यूपीएससी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहा हूँ अदर चीज़ों को कम करके। तो जब मैं आप सबसे पहले रस्सी वाले सवाल पे आते हैं, मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा और एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद जब पेपर मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा कि पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। पहला क्वेश्चन पढ़ते से लगा मैंने कहा थोड़ा पेपर ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, शुरू में शायद डराने के लिए सवाल होंगे। मैंने सोचा बैक साइड से शुरू करते हैं। बैक साइड से देखा, वहाँ भी करंट के ही क्वेश्चंस, लास्ट में भी। तो मैंने कहा भाई इस बार पेपर को हो क्या गया है। फिर मैंने कहा चलो पेपर देना शुरू करते हैं। जब मैंने पेपर अपना शुरू से लेकर एंड तक दिया तो मेरे होश उड़ गए पेपर को देख के। और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे 15 लाख लोग, 10 लाख लोग जिन्होंने भी पेपर को अटेम्प्ट किया और जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी की होगी, उन सबके होश उड़ गए होंगे इस पेपर को देख के। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पेपर में एक सिलेबस होता है किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का। और यूपीएससी तो एक इतना बड़ा एग्जाम है, उसका सिलेबस है प्रॉपर कि भाई प्रीलिम्स में हम किस तरीके की चीजें पूछेंगे। अच्छा, इनका सिलेबस भी वेल डिफाइंड नहीं है, एक ओपेक तरीके से इनका सिलेबस है। मतलब लेकिन मोस्टली पीवाईक्यू से हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यूपीएससी किस किस फील्ड में क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने एआई की हेल्प लेके, पूरे एआई के हेल्प लेने के बाद सारे कोचिंग सेंटर्स के डाटा कलेक्ट कर लिए कि कोचिंग सेंटर्स किस तरीके से आइडिया लगाता है। सारे पीवाईक्यू का डाटा कलेक्ट कर लिया। और मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने फिर चैट जीपीटी को किया कि इनमें से एक क्वेश्चन ना आ जाए, को बिल्कुल अलग तरीके से सेट करो। कुछ ऐसा कर दिया सेट जिसमें करंट ओरिएंटेड 80% पेपर था, और जिसको मेरे ही नहीं सारे बच्चों के देखकर होश उड़ गए। तो जब एग्जाम मैंने वहां पर दे दिया, उसके बाद आकर मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शायद मुझे टफ लगा होगा, एक बार सोशल मीडिया पर डालता हूं। मैंने जैसे ही वो एक्सपीरियंस डाला, मैं आपको बताता हूं, यकीन नहीं करेंगे आप, 2 घंटे में वो वीडियो 1 मिलियन पहुंच गई, 1 मिलियन टच कर गई। और अगले दिन सुबह में जब उठा, वो वीडियो 17 लाख लोगों के पास पहुंच चुकी थी। और उसमें मैंने एक जो कमेंट किया था रस्सी वाला, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था और मैं सिस्टम के खिलाफ बताना चाह रहा था कि बच्चा 2-2 साल मेहनत करता है, आपको उसके एफर्ट्स की कदर करते हुए कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन देना चाहिए जो कि डुएबल हो, जो कि वो बच्चा कर सके। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जो मतलब कि बच्चे को देखते से कि यार ये क्या है, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ पाया मैं। फिर भी 25% पेपर ऐसा था जो कि कर सकते थे, जो कि रिलेटेबल था, जो पिछले पीवाईक्यू से था। लेकिन इस बार पैटर्न बहुत चेंज कर दिया। ऐसे में मेरा यूपीएससी को लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 5-6 अटेम्प्ट दिया मैंने। यूपीएससी हर बार सरप्राइज करती है, हर स्टूडेंट को करती है। इस बार जो हुआ वो कुछ यूनिक नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने जैसे पीवाईक्यूज देखे, यूपीएससी सरप्राइज करती है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ओवर सरप्राइज कर दिया चीजों को। जैसे करती है क्वेश्चन, आप समझे कि 60% स्टैटिक होता, तब भी क्योंकि बच्चे ने जो पढ़ा है, जो मेहनत की है। अब इसमें ना एक वेल प्लेड ग्राउंड नहीं था। ये मेरे को लग रहा है कि भाई तुक्केबाजी का गेम ज्यादा हो गया है। जैसे कि वेल प्लेड ग्राउंड, अगर आप 60% भी स्टैटिक चीजें रखते, करंट आप 40% रख देते, तब भी एक बच्चा, क्योंकि जिसने स्टैटिक में बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसे एक स्कोप नजर आता, वो समझ पाता। ठीक है, तो पेपर में क्या डिफिकल्टी लगी आपको? ऐसा क्या लगा कि यूपीएससी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं बना के वो अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनाएगी? उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यूपीएससी को पेपर बनाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो क्राइटेरिया कम से कम, उसका एक हिंट कम से कम बच्चों को 1 साल 2 साल पहले दे देना चाहिए कि बच्चों आपको इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार मेरा जो एक्सपीरियंस है, सिविल सर्विस की तैयारी आपको आईएएस बनाएगी। जी। आईएएस या कलेक्टर आप कहीं भी काम करेंगे, तो वहाँ पे कोई प्री डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी सरप्राइज देती इसलिए कि आपके पास प्री प्लानिंग कोई भी चीजें ना हो। हाँ, प्री प्लानिंग ना हो वो कोई चीज, मैं आपकी बात से इस बात से भी सहमत करता हूँ। लेकिन उसके लिए भी यूपीएससी की भाई ट्रेनिंग होती है। एक बार बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए प्री नहीं होता। मतलब प्री में आप इतना बड़ा, उसके लिए जैसे बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है। वैसे यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, यूपीएससी बच्चे को सेलेक्ट नहीं करती, वो एक एस्पिरेंट को सेलेक्ट करती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं
यहाँ टोकना चाहूंगा कि यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई बच्चा नहीं होता है। हाँ। जैसे नीट में हुआ तो हमने कहा बच्चों का शोषण हाँ, हो रहा है, हाँ। यहाँ यूपीएससी वाला बच्चा नहीं है, हाँ। वो खुद की चॉइस थी हाँ। आईएएस बनना। हाँ। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप एक इतनी बड़ी संस्था पे सीधा क्वेश्चन उठा के कहीं ना कहीं संस्था पर क्वेश्चन नहीं है ये मेरा, हाँ। ये सवाल सिर्फ क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर पेपर में, पे है। हाँ। क्योंकि आज से पहले भी दसों साल से क्वेश्चन पेपर थे, और ये बात सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि ये जितने भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हाँ। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो उठाकर देख लीजिए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बात कर रहा है। आप भी अगर पेपर देखेंगे, No doubt, अच्छा मैंने मैं एक पेपर पेपर का एक क्वेश्चन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि उसने डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मिस्टर एक्स एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जिन्हें कि 2025 में नोबेल पीस प्राइज मिला। अब 2025 में जितने लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला उनमें से कोई भी आंसर हो सकता था, लेकिन अब हमें थोड़ी ये पता होगा कि वो भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। इतना डिटेलिंग में, मतलब कि नोबेल अगर क्वेश्चन होता तो इस तरीके से हो सकता था। जैसे मैं एक यूपीएससी को क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो स्टूडेंट्स की बात है, मैं सिर्फ आपके सामने एक स्टूडेंट्स की बात रख रहा हूँ। क्योंकि वो जो वीडियो है जब चला तब मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे जैसे हर एस्पिरेंट की है, ये हर एस्पिरेंट की है। और उसके अलावा अगर बच्चे का जो एस्पिरेंट का डीप नॉलेज है वो चेक करने के लिए यूपीएससी का मेंस पेपर है, जिसमें वो क्वेश्चंस हर तरीके से डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिससे उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ समझ में आएगी। उसके अलावा एथिक्स का पेपर रहता है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने एथिक्स प्री में भी डाल दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जो प्री का पेपर है वो सिर्फ ये सिलेक्ट करने के लिए है कि कौन बच्चे हमारा मेंस दे सकते हैं। जो सही तरीके से उसका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ मेंस के बेस पर होता है। आपसे बात करके ना मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ। तो इस इंटरेस्ट को और इंटरेस्टिंग करते हैं। Sure. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार आपके दिमाग में कहाँ से ये ख्याल आया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ख्याल तो बचपन से ही था, क्योंकि यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बचपन का सपना था आईएएस बनना। ये होता नहीं है। मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, लेकिन बचपन में तो पता ही नहीं होता कि आईएएस भी कुछ होता है। हाँ, आईएएस नहीं होता है। बचपन में मुझे पुलिस का पता था कि पुलिस काम करती है, अच्छा काम करती है, लोगों की सेफ्टी में इंश्योर करती है, तो मुझे उस चीज में इंटरेस्ट था, मुझे उसमें जाना था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने उस चीज के बारे में नॉलेज गैदर किया, तो मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए सबसे अहम रोल सिविल सर्वेंट का होता है। और एक हिसाब से जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज इनिशिएट कर देते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे लोगों तक पहुंच पाना है, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं, तो वहां की समस्याएं जब देखी हैं तो वहां पर सबसे अहम रोल एक कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट का रहता है। लेकिन शिवा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इसके लिए आपको पॉलिटिक्स से ज्वाइन करनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था सोसाइटी में चेंजेस लाने का। आपने सिविल सर्विस से क्यों चॉइस किया? पॉलिटिक्स श्योरली आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था, लेकिन क्योंकि अगर सोसाइटी को ही चेंज करना है, मेरा ये मानना है कि आप जैसे पढ़े लिखे युवा विधायक बने, मंत्री बने, इवन मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बने, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी होगी चेंजेस लाने के लिए, ना कि एक आईएएस ऑफिसर। अच्छा, सबसे पहली बात मैं इसमें एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पॉलिटिक्स ये जो गेम है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, लेकिन उसमें आपके पास ये श्योरिटी नहीं रहती कि आपके पास में आप एक बार इलेक्शन जीत गए तो अगला इलेक्शन आप जीत पाएंगे या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है पॉलिटिक्स में, अभी हमारे इंडिया में क्या है, प्लूटो की में एक आपको बहुत मशहूर पॉलिटिक्स नॉलेज के एक हो रहे हैं, तो उनका एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। प्लूटो ने कहा था कि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले वहां की जनता का एजुकेटेड होना, समझदार होना जरूरी है कि आप राजा किसको चुन रहे हैं। जनता जब समझदार होगी कि राजा कौन को चुनना है तो वो डेमोक्रेसी सबसे अच्छी चलेगी, लेकिन वो डेमोक्रेसी डिजास्टर बन सकती है जब वहां की जनता समझदार ना हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज के टाइम पर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, इंडिया में पॉलिटिक्स का नेचर ऐसा है, या तो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स चलेगी या कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स चलेगी। आज मैं समझदारी के तौर पर पॉलिटिक्स ज्वाइन भी कर लूं। आपको मैं एक बिहार का बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। बिहार में अभी एक नई पार्टी आई, तो वो पार्टी ने एजुकेशनल साइंटिस्ट, उसके अलावा बड़े बड़े लोगों को जो समझदार हैं, जो आईएएस आईपीएस रिटायर्ड हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। अच्छा, क्योंकि खाता ही नहीं खुल पाया उनका, कई लोगों की जमानत जब्त हो गई। अच्छा, ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरीके की मैच्योर नहीं है कि वो समझ पा रही है। आज भी आप देखेंगे कई क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में है। अच्छा, कई क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में है और वो भरपूर तरीके से जीतते हैं, छप्पर फाड़ के वोट देती है जनता उन्हें, भले ही वो उनका पैसा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो मुझे वहां पर एक चीज समझ में आती कि अभी उस तरीके की, आप जितना एजुकेटेड बंदा है उसको जनता समझ नहीं पाती है। अच्छा, बहुत रेयरली केस आपको दिखेंगे कि पार्लियामेंट में कोई वेल एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन परसेंटेज के वाइज आप देखना चाहें तो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का रोल रहता है। अच्छा, मुझे यही लगता है कि आप अगर वेल एजुकेटेड हैं
तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, लेकिन उसका मुझे जहां तक मैंने अभी तक रिसर्च किया अपना, तो उसका रिस्पांस मुझे बहुत कम मिला कि कोई वेल एजुकेटेड, अधिकतर पॉलिटिक्स में लोगों को ऐसा कुछ चुना जा रहा है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला चलिए रहा ठीक है, मैं पॉलिटिक्स पे आपको नहीं लेके जाऊंगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। तो यही मेरा कारण रहा कि मैंने सोचा कि ऐसी जगह जो सेफ्टी भी देगी, जहां लोगों का काम भी हो पाएगा, और क्योंकि अभी मैं उस प्रोपेगेंडा में उलझ नहीं सकता, तो ये एक मेरे लिए अच्छा चांस होगा। मैं उसका तो मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब आपने डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो फर्स्ट वह व्यक्ति कौन था जिसको आपने ये बात बताई? फर्स्ट मेरे पापा ही थे। तो फिर पापा का रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनको भी बहुत इंटरेस्ट था कि भाई ये तो अच्छा बात है तुमने, मतलब मैंने पापा से पूछा कि पापा मुझे बचपन में ही, हम जब ऐसे डिस्कस करते हैं कि मतलब हमारे स्कूल में, चूंकि मेरे पिताजी भी स्कूल ओनर हैं, तो वही उसी स्कूल में मैंने अपनी 5th 6th तक पढ़ाई की है। तो बचपन में ऐसे ही बाल सभाएं होती हैं, तो बच्चों की गैदरिंग होती है, तब पूछते हैं सब बच्चों से क्या बनेंगे क्या बनेंगे। तो फिर मैंने एक दिन पापा से सवाल किया कि मतलब बनना क्या चाहिए मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया, फिर मुझे समझ में आया। तो इस तरीके से मैंने फिर वहां से मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आया, और मैंने फिर पापा को बताया, और फिर पापा ने भी मुझे बताया कि हाँ ये तो अच्छा ऑप्शन है, इससे तो सोसाइटी में हम अच्छा काम कर सकते हैं। नो डाउट, ये तो है। फिर ये डिसाइड करने के बाद फिर क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? हाँ। क्योंकि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक मुझे पता है, और वहाँ तो ये सिविल सर्विस का एक एटमोसफेयर है नहीं है, तो फिर आप शहर या सिटी चेंज किए होगे आपने? हाँ, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताऊंगा कि मैंने 5th क्लास में फिर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई वहाँ की थी। फिर उसके बाद फिर मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई अपने यहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है, तो मुझे फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो 11th 12th तक मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था। तो 11th में आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरा उस टाइम पर भी डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे भाई यूपीएससी करनी है, कि मैंने जब उसका सिलेबस देखा 11th क्लास में देख लिया था कि किस तरीके की चीजें इसमें होती है, तो उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन चीजों का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो मैंने सोचा कि अब 11 10 तक मैंने मैथ साइंस पढ़ लिया है, तो मुझे फिर अब ये चीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज लेने का सोचा। तो अच्छे खासे परसेंट मेरे बने थे 10th क्लास में। तो मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम ने ही मुझे समझाया कि बेटा यूपीएससी तो तुम मैथ साइंस से भी कर लोगे, उसमें तो तुम मैथ साइंस लो तो तुम्हें और अच्छा रहेगा। मतलब उनका कहने का था कि भाई उसमें और भी तुम्हारे पास स्कोप रहेगा, इसमें तुम्हारा स्कोप कम हो जाएगा, तुम ब्रिलियंट हो। तो मैंने सोचा कि अब नहीं, मुझे तो सिर्फ अगर एक फील्ड में जाना है। तो फिर जब से मैंने डिसाइड किया, मैंने फिर ह्यूमैनिटीज चूज की थी। फिर मैंने 11th 12th में पढ़ाई की, फिर पता चल गया था। तो फिर डीयू के बारे में पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में ही रहेंगे, कॉलेज वहीं से करेंगे। तो मुझे बाय गॉड ग्रेस एंड बाय मेरे हार्डवर्क से भी फिर हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया, वहाँ कॉलेज कंप्लीट किया, और फिर वहाँ मैं शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ पर मैंने यूपीएससी की तैयारी अपनी शुरू की थी। तो सिवा मैं पूछना चाहूँगा, ये पहली बार आप दिल्ली गए, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वहाँ पे? चैलेंजेस दिल्ली में सबसे पहला तो दिल्ली का एनवायरनमेंट आपको अडॉप्ट करना, ये भी मैसिव चैलेंज होता है जब हम कहीं से जाते हैं। दिल्ली आप नहीं चुनते हैं, दिल्ली आपको चुनती है कि आप दिल्ली में रह पाएंगे या नहीं। तो नो डाउट सबसे पहले तो उस चीज को कोप अप करना। उसके बाद में दिल्ली में जो एरियाज में जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां पर रहना भी अपने आप में एक मैसिव चैलेंज है, क्योंकि वहां पर ब्रोकर्स ने इस तरीके से उसको कैप्चर करके रखा है कि आप विदाउट ब्रोकर कहीं भी रूम ले ही नहीं सकते। तो फर्स्ट रूम लेने का एक्सपीरियंस भी यही है कि ब्रोकर के थ्रू आपको लेना पड़ेगा, और फिर ब्रोकर अपने हिसाब से पैसा डिसाइड करेगा ये, और ब्रोकर की जो कमिटीज हैं, जो रूम है ओनर हैं, वो उस हिसाब से पैसा डिसाइड करेगा। क्योंकि वहां पर तो मैसिव स्टूडेंट्स हैं, आप राजेंद्र नगर ले लो, मुखर्जी नगर ले लो, आप जहां पर स्टूडेंट्स हब हैं वहां पर आप कहीं भी जगह ले लो, ब्रोकर ने कैप्चर कर रखा है, और जरा से रूमों का प्राइस फिर हाइप कर रखा है उनके हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट तो आ रहा है और उनके पास मार्केट है ही वहां पर। तो इस तरीके से, क्योंकि मार्केटेड भी है ऑल ओवर इंडिया से, वहां पर बच्चे आते हैं, तो सबसे पहला फिर एक्सपीरियंस रूम लेने में रहता है। फिर उसके बाद में रहना खाना वहां पर, फिर ये सारे तो आपको कोप अप करना ही पड़ता है। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल है ये, जैसे आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, उसके बाद आपने कोचिंग का डिसाइड कैसे किया, आपको कौन सी कोचिंग करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप न्यूज़पेपर पे, किसी बड़े से बड़े न्यूज़पेपर पे देख लोगे तो आए दिन आपको किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइज आपको मिल ही जाएगा। और उसके अलावा फिर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करेगा कि भाई टॉपर हमारे यहाँ से है, टॉपर हमारे यहाँ से, टॉपर हमारे यहाँ से है, भले ही ना हो। और तो इसमें क्या आपको डाउट है कि ये जो कोचिंग क्लेम करती है वो गलत करती है? मैं ये बिल्कुल सीधा सर नहीं कहूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई टॉपर है, सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए वहां पर गए हैं, सिर्फ मेंटोरशिप के लिए गए हैं, लेकिन वो ये कह देती भाई हमारे यहाँ से पढ़ा है, हमारी पूरी मेहनत है इसके पीछे, हमने सब कुछ बनाया है। इस पे तो फाइन भी लगे हैं, कुछ कोचिंगों पे नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ भाई, तो इस तरीके से होता है। लेकिन कोचिंग सेंटर की मेरे को, मैं जब ऑफलाइन कोचिंग्स में गया तो मुझे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम लगी कि एक रूम में कम से कम 300-400 बच्चे, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने
बच्चों की सिटिंग है एक एक कोचिंग में, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां पर। अब आप एक टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा है और उसी में आपको पढ़ना है। तो मैं जब 8 दिन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में गया तो फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ऑफलाइन सेंटर्स तो मेरे बस का नहीं है। आप 2 मिनट लेट हो जाओगे, आप सबसे लास्ट में बैठोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि आप किस टीचर से क्या पढ़ रहे हो। तो ये चैलेंज मैंने बहुत फेस किया। फिर मैंने सोचा था तो कि मैं ऑफलाइन कोचिंग्स लूंगा, लेकिन फिर मेरा डिसीजन ऑफलाइन कोचिंग लेने का चेंज हो गया जब मैंने वहां की हालत देखी। बच्चे बस भीड़ की तरह भरे हुए हैं रूमों में, मतलब बच्चे उनके लिए स्टूडेंट नहीं है, भीड़ है, कस्टमर है। बच्चा उनके लिए पैसा बनाने की मशीन है। और आप देखेंगे भी कि जो कई तो IAS IPS जॉब छोड़ने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं क्योंकि उस चीज में पैसा ज्यादा है। तो आपने फाइनली फिर डिसाइड किया? फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन कोचिंग लूंगा। फिर मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर मिला मुझे और वहां पर मैंने ऑनलाइन की, फिर दिल्ली में कोचिंग की ऑनलाइन। तो शिवम, मेरा कुछ डाउट है, ऑनलाइन को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं, तो क्या आपने वो फेस नहीं किए? हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन चैलेंजेस ऑनलाइन कोचिंग्स में हैं काफी ज्यादा। तो जैसे कि थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहूँगा। जैसे कि ऑफलाइन में आपका रूटीन रहता है तो आपको करना है तो करना ही है, लेकिन ऑफलाइन में जो आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी सेल्फ विल स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई मुझे प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो ऑफलाइन में आपका एक रूटीन बना होता है, ऑनलाइन में आप जब मर्जी तब तोड़ सकते हैं, आपको कुछ जैसा चाहे आप वैसा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सिविल सर्विस को लेकर, कोचिंग हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर देती है, बहुत सारे मित्र बनते हैं वहाँ पे जो कि IAS IPS बनते हैं और उन्हीं के साथ में हम एक जर्नी की यात्रा करते हैं, मतलब एक सहयोगी बनते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन वो चीज़ें मिस कर देती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि कॉलेज मेरा अच्छी जगह से हुआ था, तो वहाँ पर हमारे कॉलेज से हर साल 4 से 5 लोग UPSC के लिए सिलेक्ट जरूर होते हैं। UPSC में हर साल हमारे कॉलेज से 4 से 5 लोग हो जाते हैं, तो वहाँ का मुझे कनेक्शन मिल गया। उसके अलावा मेरे कॉलेज से जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वहाँ का मुझे कनेक्शन अच्छा मिला, जो कि पढ़ने वाले लोग हैं, जो खुद तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। तो मेरी ऑनलाइन में भी इस तरीके का डिस्कशन हमारा होता रहता है। तो वो बच्चा जो कि मतलब ये चीज़ मिस करता है, उसको ये चीज़ फेस जरूर होती है कि उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, दोस्त अच्छे, सर्कल अच्छा नहीं मिल पाता जो पढ़ने वाले बच्चों का होता है। लेकिन ड्यू टू कॉलेज मेरे पास वो चीज़ें थी और अभी भी मेरे पास हैं, तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट में हमेशा रहता हूँ और उनके थ्रू मैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी है, क्या टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमारा कनेक्शन। हाँ, आपने टेस्ट सीरीज शब्द यूज किया, तो मैं टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा डिस्कशन चाहूँगा। तो आपने टेस्ट सीरीज ऑफलाइन की या ऑनलाइन की? टेस्ट सीरीज मैंने मोस्टली ऑफलाइन ही की थी, बस एक टेस्ट सीरीज मैंने ऑफलाइन की थी एग्जाम से पहले, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मेरे पास में बहुत कुछ पढ़ने को था, बहुत कुछ रिवाइज करने को था, तो मैंने ऑनलाइन तो रेगुलर की थी, वीकली बेसिस पर भी की थी। अच्छा, कंप्लीट सिलेबस की ना करके सिर्फ पोर्शन वाइज, टॉपिक वाइज भी की थी, मैंने वीकली भी की थी। तो इस तरीके से मैंने काफी सारी टेस्ट सीरीज लास्ट के जो 3-4 महीने वहां पर की। मैंने बैचेस भी लिए थे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो कुछ के मैंने ऑनलाइन ही ले रखे थे, तो ऑनलाइन ही मैं दिया करता था। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रही है? टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि अभी ये अनप्रिडिक्टेबल जो पेपर आया, तो अगर मैं टेस्ट सीरीज ना लगा के जाता तो मैं बिल्कुल ही हैंग हो जाता पेपर देखकर। लेकिन टेस्ट सीरीज से आइडिया रहता है आपको, आपकी प्रैक्टिस रहती है। आप एक जैसे जो ये वाला पेपर था उसमें भी मैं 80 to 85 क्वेश्चन तो करके आया हूँ 100 में से। लेकिन अगर मैं नहीं करता टेस्ट सीरीज तो वो दिमाग एक्टिव ही नहीं हो पाता, मतलब कि मुझे उस चीज़ की हैबिट ही नहीं रहती। दिमाग एक्टिव से लेके मेरे मन में एक ख्याल आया आपके लिए। आपने इंस्टाग्राम पे 75 डे का रूटीन शेयर किया था। हाँ। और वो काफी अच्छा प्रचलित भी हुआ है, यहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो ये आप वास्तविकता में करते थे कि रील बनाने के लिए करते थे? नहीं, मैं पढ़ते टाइम वीडियो बनाता था, पढ़ने के लिए वीडियो नहीं बनाता था। ओके, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसके लिए मतलब कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं छोटी सी एक क्लिप बना लेता था, जैसे कि या तो मैं पढ़ने से पहले बना लूंगा या पढ़ने के बाद में बना लूंगा। तो जो मेरा जैसे 2-3 घंटे का एक स्लॉट है, उस स्लॉट की मैं सिर्फ 2 या 3 सेकंड की शुरू में वीडियो बना लूंगा या आखिरी में बना लूंगा, तो जो मेरा स्लॉट है वो डिस्टर्ब ना हो। और अच्छा, फिर मैं इसमें ज्यादा एडिटिंग वगैरह इन चीजों में नहीं उलझता था। उसके लिए मेरे पास दूसरे लोग थे, तो वो उसको बैकग्राउंड में मैनेज कर लेते थे, तो मुझे बैकग्राउंड में ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता था। इसलिए, और मैंने उसे एक थोड़ा पॉजिटिव चेंज के लिए लेकर आया था, जैसे कि पॉजिटिविटी बनी रहे, जो लोग देखे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर भी अभी देखेंगे तो सिर्फ कचरा है, मतलब मोस्टली कुछ ना कुछ वल्गर चीजें आपको दिखेंगी जो कि बहुत ज्यादा व्यूज गेन करती हैं। और मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ अगर मेरे तरफ से पॉजिटिविटी वहां पर आ पाए तो मैं उस पॉजिटिविटी को देने की हमेशा कोशिश करता हूं। इसीलिए मैंने ये पेज वगैरह भी और इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना भी शुरू किया, क्योंकि आज का टाइम भी सोशल मीडिया तो सुबह ये चीजें इंस्टाग्राम तक ही सीमित है या आप बाकी में इनको फॉलो करते हैं? नहीं, मैं फॉलो करता हूँ, बाकी मैं फॉलो करता हूँ। मेरा पूरा रूटीन जिस तरीके से मैं दिखाता हूँ, या जैसे कि कभी मैं जैसे वीडियोस में होता है, किसी दिन मेरी अगर 10 घंटे पढ़ाई हुई है तो मैं वो दिखाता हूँ, किसी दिन 8 घंटे हुई है वो दिखाता हूँ, किसी दिन 2 हुई है तो वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हर 75 दिन मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है। और सुबह आप लंबे समय तक दिल्ली में रहे। हाँ, दिल्ली बदनाम है
कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में आया कभी, जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी से भटकाए या दूर ले गई हो कभी, और आपने उस पर अभी भी गिल्ट फील कर रहे हो कि यार ये नहीं करना था? नहीं तो नहीं, अच्छा रहता। ऐसी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। मतलब कि थोड़ा मैं कॉशियसली चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ। हालांकि मतलब जैसे सर्कल होता है, सबका हर तरीके के दोस्त होते हैं। आप कॉलेज में जाते हो तो हर तरीके का सर्कल होता है, लेकिन मैं वो इस लिमिट का ध्यान रखता हूँ कि कहाँ तक सिर्फ मेरे इंजॉय के लिए, फन के लिए, मुझे हैप्पी रखने के लिए चीज़ें हो रही हैं, या कहाँ मैं उन चीज़ों से बियॉन्ड जा रहा हूँ जो मेरी स्टडी को इम्पैक्ट करेगा। तो मैं उस लिमिट के दायरे में ही अभी करता हूँ जब तक। क्योंकि हाँ, देखिए, अभी फ्रैंक में अगर आपसे बात करूँ, सिविल सर्विस की तैयारी में दिल्ली में हाँ, हर व्यक्ति के पास एक पार्टनर होता है। हाँ, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादातर टाइम में फीमेल ही होता है। हाँ, अपोजिट जेंडर होता है। हाँ, अपोजिट जेंडर होता है, और वो अच्छा भी माना जाता है। तो क्या ऐसे कोई पार्टनर की आपको नीड महसूस हुई है, ऐसा कोई अच्छा पार्टनर आपको मिला इस जर्नी में? ऐसे पार्टनर्स तो नहीं कह सकते, मतलब फ्रेंड हैं, कई हैं जो मेरे साथ में प्रिपरेशन की है। हम रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे की टेस्ट सीरीज वगैरह, एक दूसरे की टाइमिंग कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो इस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहते हैं। और मेरे हिसाब से रहना भी जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आपको हर तरीके से घुसना पड़ता है। आपका सर्कल, जो आउटर सर्कल है, वो खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो कि एक दो ऐसे लोग जो आपके पास होना चाहिए, जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के हो, जो आपके इमोशंस को समझे, जो आपकी तैयारी से गो थ्रू कर रहे हो, और वो समझ सकें कि भाई हाँ, ये चीज से मैं भी गुजर रही हूँ, आप भी जा रहे हो। तो मतलब वो आपके लिए एक इमोशनल और आपके दिमाग को, मेंटालिटी के लिए भी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। मतलब कि अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, और आपके अगर पॉजिटिवली दोनों तरीके से आप साथ में हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन ये सब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, नहीं। हुआ नहीं? हाँ, यूपीएससी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए तैयारी में? अगर यूपीएससी की तैयारी का देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज था रोज पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी ये डिमांड नहीं करता कि आप एक दिन पढ़ लोगे और उससे आईएएस बन जाओगे। तो आपको सेम चीज करनी है, रिपीट करना है उसे, और उसे रोज करना है, और आपकी जो कुछ पुरानी कमियां हैं उन्हें आपको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ मेरे लिए कंसिस्टेंट रहना, चैलेंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको बिल्ड करना, कंसिस्टेंसी को बिगिनिंग से लेकर अब तक। और ऐसा नहीं कि एक बार आपने बिल्ड कर ली तो आप कंसिस्टेंट ही रहोगे, वो अप डाउन आपका ग्राफ चलता है प्रिपरेशन के दौरान। तो उस ग्राफ को मेंटेन करना कि ज्यादा डाउन ना चला जाए, डाउन चला गया तो वो ऊपर उठकर आए, तो उस चीज को मेंटेन करना एक चैलेंज हमेशा बना। प्रिपरेशन के दौरान कभी ये फील किया कि यार गलत फंस गए? हो जाता है ये, मतलब मैं ही नहीं, मतलब और भी सारे ऑलमोस्ट लोगों के मन में आता है कि मुझसे नहीं हो एक टाइम पर फ्रस्ट्रेशन आपको पढ़ते पढ़ते, एक रूम में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि यार नहीं करना चाहिए, गलत फंस गया। क्योंकि ऐसी मान्यता है, शायद मैं ही कहता हूँ ये कि यूपीएससी आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। सही बात। हॉबी, फ्रेंड, दोस्त, आदतें, खराब आदतें, अच्छी आदतें, सब कुछ छीन लेती है, और एक 10 बाय 10 के दिल्ली के रूम में पैक कर देती है। तो कभी ना कभी क्या, हर दूसरे दिन मन में आता है कि यार अब नहीं। तो ऐसा आपके दिमाग में कभी आया? हाँ, कई बार ये ख्याल आया है। हाँ। और फिर मैं ब्रेक भी ले लेता हूँ, जैसे 1 या 2 दिन का, अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आप एक्टिवली उसमें होना चाहिए। लेकिन आप पैसिवली बैठे हो चेयर पे, किताब आपके सामने खुली है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उससे आपका ना पढ़ना बेटर है। अगर जैसे मैंने अभी सिलेक्शन तो नहीं लिया है, तो लोग कह सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जो मैंने जर्नी को गो थ्रू किया है, बस मैं अपनी जर्नी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जर्नी। हाँ भाई, जर्नी इंपॉर्टेंट है। तो भाई, तो इसीलिए मतलब कि चीजें गो थ्रू करते हैं आप, तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपने कोचिंग का अपना डिस्कस हुआ, आपका रूटीन क्या था? थोड़ा सा हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे पढ़ते थे आप, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा फॉलो करना प्रेफर करता हूँ नाइट रूटीन की बजाय, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा फेवरेबल लगता है मेरे लिए। वहाँ पर मेरी एक्टिवली पढ़ाई होती है। तो यूजली मेरा रूटीन यही रहता है, 5 साढ़े 5 बजे के करीब में उठ जाता था मैं, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लगभग 45 मिनट 40 मिनट, जितना भी मेरा फिजिकल वर्कआउट थोड़ा बहुत हो जाए। मेडिटेशन मैं बहुत करता हूँ, दिन में भी करता हूँ और सुबह भी मैं करता था, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के टाइम पर। आप फिजिकली एक बार को कम कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर आपकी बिगड़ गई तो आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे। और कई लोग मतलब कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी नहीं, इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई मेंटल हेल्थ तो हमें संभाल कर रखनी चाहिए। तो फिर मैं योगा मेडिटेशन 15-20 मिनट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करके फिर मैं अपना पढ़ने का पहला स्लॉट 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब, जैसे मैं फ्री हो जाऊँ वैसे शुरू करता हूँ। 9:30 तक एक स्लॉट रहता है मेरा। उसके बाद में फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं शावर लेके करीबन 1 घंटे का ब्रेक लेकर 10:30 बजे से फिर मैं
मैं अगला स्लॉट शुरू करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वो करीबन लंच तक चलता है। तो इसमें बीच में ब्रेक लेते रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 3 घंटे बैठा ही हूँ। हाँ, एवरेज देखा जाए तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, हाँ, इससे ज्यादा पढ़ते हाँ, नहीं, एवरेज 8 से 10 हैं? कुछ घंटे। लोग बोलते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ा, मुझसे हो ही नहीं पाती है और मैं फेंक भी नहीं सकता ऐसे, तो मतलब 8 से 10 घंटे एवरेज पढ़ता तो हूँ। कहीं ना कहीं वो झूठ बोलते हैं। अब वो उनका मुझे नहीं पता, वो लोग अपनी चीज बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि 8 से 10 घंटे के बाद प्रोडक्टिव स्टडीज नहीं हो पाती। उसके बाद फिर हम नाम की स्टडी कर रहे होते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ज्यादा आप खींच सकते हैं, तो आप 10 से 11 घंटे उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डाउन भी जाता है। सिविल की सर्विस की तैयारी में एक भ्रम फैला हुआ है समाज में, या फैक्ट भी यही कहते हैं, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्या आपको क्या लगता है इसमें? थोड़े से रिसोर्स कम है हिंदी मीडियम के लिए। जैसे मैंने हिंदी मीडियम का तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ भी समझ में आती है कि हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में हम उसको सिलेक्शन को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फिर उसमें जैसे प्री देने वाले बच्चे हैं ना, तो उनमें से ही सिलेक्शन उनका कम होता है। प्री देने वाले भी हिंदी मीडियम के कम होते हैं, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा होते हैं। उसका जो कंपैरिजन है उसमें अगर जैसे फॉर्म फिल हो रहा है तो उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, और उसके बाद फिर प्री में भी जो सिलेक्ट होकर आते हैं, तो अब प्री में तो हिंदी इंग्लिश कोई डिफाइन नहीं करता कि जैसे प्री है एग्जाम, तो उसमें तो हिंदी में भी वही सेम क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ टिक करना है। एग्जामिनर को भी नहीं पता रहेगा आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश है, सिर्फ आपने जो आंसर की में फिल किया है वो है। तो मैं एक डाटा देख रहा था, उसमें यही था कि प्री ही हिंदी मीडियम से बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं, ये मैंने जो डाटा देखा। तो उसके बाद अगर कम बच्चे प्री निकाल पाएंगे तो उसके कंपैरिजन में इंग्लिश मीडियम तो फाइनल सिलेक्शन में भी वो दिखने में आएगा। तो ये मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम थोड़ा सा, और रिसोर्सेज तो अब वैसे ऑनलाइन और सब कुछ हो गया है, तो चैट जीपीटी यहाँ वहाँ आप जैसा रिसोर्स चाहो वैसा तो मिल ही जाएगा। सिविल सर्विस की तैयारी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा टास्क होता है, एक डिसाइड नहीं कर पाता एक एस्पिरेंट कि उसे ऑप्शनल में क्या लेना चाहिए। तो क्या इसका चैलेंजेस आपने फेस किया? मैंने काफ़ी चैलेंज फेस किया है, और अभी मेरा मतलब कि ऑप्शनल जो है, क्योंकि इस चैलेंज के ही चलते मैं इस डिलेमा में रहा करीबन 6 महीने में कौन सा ऑप्शनल लूँ। मतलब वो चीज़ें मैंने रिसर्च करने में ही टाइम बहुत ज़्यादा गया मेरा। तो वो मैं मानता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन का आपने ठान लिया है ना, तो जस्ट आप फिर रिसर्च करना शुरू कर दो कि आपको ऑप्शनल क्या लेना चाहिए। तो मैंने तो उसको फेस किया, फिर मैंने अपने मेंटोर से सजेशन लिया, फिर मैंने सबसे पहले एक लिस्ट देखी कि भाई कौन से ऑप्शनल मेरे लिए सही रहेंगे, फिर उनमें से मैंने एलिमिनेट किया कि ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर आप समझ जाते हैं ना हमारी भी कैपेबिलिटी और हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मार्क्स का वेटेज भी बहुत ज्यादा है आपकी सिलेक्शन में, आपकी रैंक में, आपकी पोस्टिंग में। आपका ऑप्शनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर मैंने सारा रिसर्च किया, PYQs देखे, एंड देन फिर मेरे को जो सूट किया तो मैंने फिर PSIR लिया है अभी ऑप्शनल। तो ठीक है। तो आपने तैयारी के दौरान प्री की स्टार्ट की या मेंस से आपने स्टार्ट किया? मेरी तैयारी तो जैसे शुरू में तो इंटीग्रेटेड ही हुई है, कोचिंग के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उसके थ्रू मैंने की थी। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मेरा एक बार फाउंडेशन कंप्लीट हुआ तो मैंने मेंस का जो शुरू में जुलाई अगस्त के टाइम पर मेंस के लिए थोड़ी पढ़ाई की थी। देन फिर मैंने जनवरी से प्रीलिम्स की तरफ मूव कर लिया, और फिर मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ाई करता था। जैसे ऑप्शनल है, लक्ष्मीकांत है, और भी जो अदर रिसोर्सेज हैं, NCERTs है, तो उस तरीके से मैं अभी फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने पढ़ाई की है। पहले मैंने एक बेस बनाया, उसके बाद थोड़ी सी मेंस की तैयारी हुई, कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो, अब मैं नेक्स्ट जैसे अभी प्री कंप्लीट हो गया उसके बाद करूँगा। प्री के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी रही हो आपकी जो कि आप मेरी ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकते? सो देखिए, अभी सिलेक्शन तो मतलब हुआ नहीं है, तो स्ट्रेटेजीज तो मतलब लोग मानेंगे नहीं, फिर भी मतलब जैसे मैं पढ़ाई करता था मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ। तो मैं प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज पर भी फोकस रखता था, साथ ही साथ रिवीजन पर फोकस रखता था। तो ज्यादा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ लो, साल भर पढ़ो, आप नए रिसोर्स पढ़ो, आपने विजन भी पढ़ लिया, आपने नए न्यूज़पेपर भी पढ़ लिए, मार्केट में कोई नई हवा चल गई कि ये वाली से टेस्ट, ये वाला जो आर्टिकल है, मतलब ये वाली जो मैगजीन है वो बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी है, ऐसे हवाएं चलती रहती है। आपने भी देखा होगा अगर आप जुड़े हैं तो तैयारी से, कि बहुत नई नई बुकें आती है। लेकिन मेरा मानना ये कि हमें थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने कितना पढ़ लिया, मैटर ये करता है आपने कंसोलिडेट कितना किया, आपने रिवाइज कितना ज्यादा किया है। क्योंकि पढ़ना तो ऐसे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको रिटेन करना बहुत बड़ी बात है। रिटेन होता है रिवीजन से, और जितना ज्यादा आपका अच्छा रिवीजन रहेगा उतना ज्यादा एग्जाम जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मेरा सजेशन यही है, वो जो जैसे मैंने रस्सी वाला भी लिखा था, तो वो मैं यूथ को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, वो मैंने एक जस्ट सिस्टम के लिए मीम लिखा था, और मैं पेपर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन मैं लाइफ से फ्रस्ट्रेट नहीं था। बस वो जो मेरा स्टेटमेंट था वो सिर्फ पेपर के लिए था। और भी यूथ से अपील करूंगा कि भाई पेपर के लिए आप
फ्रस्ट्रेशन जाहिर करना, लाइफ बहुत प्रेशियस है, तो वो तो समझदारी से आप तैयारी करना। एक चीज़ है, आप 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, समझ लो आपको पोटेंशियल नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप में जुनून है, मेहनत है, तो अच्छे से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन तो लोगों का ही होता है। पेपर टफ आया है तो अगली बार होपफुली हम भी मेहनत करेंगे, लोग भी मेहनत करेंगे। अभी हमें थोड़ी नई चीज़ समझ में आई कि भाई ऐसा भी होता है, तो हम भी अडेप्ट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी हमारे हिसाब से अडेप्ट तो करेगी नहीं, हमें उस चीज़ को अडेप्ट करना। हमारे दोस्तों का ये मानना होता था कि यूपीएससी ने हमें कोई मेल या पोस्ट पे बताया नहीं था कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, तो हमें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही अडेप्ट करेंगे। और अब जैसा यूपीएससी ने अब ये हमें सरप्राइज दिया है, वो सहन करेंगे। अब मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 सरप्राइज थे। हाँ, तो वही उस सरप्राइज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और शुरू करेंगे। और ये बड़ा सरप्राइज होता मेरे लिए कि यूपीएससी सरप्राइज नहीं देती। हर बार होता है, हर बार कोचिंग कहती है कि इस बार कोचिंगों का मोड बदल दिया, पेपर में ये हो गया, वो हर बार की कहानी। लेकिन इस बार थोड़ा मैसिव हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है, फीडबैक भी मिला कई लोगों का, और मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट भरा पड़ा है कि भाई हर बार होता है यूपीएससी के साथ में, हर बार होता है। हर बार कोचिंग ये बोलती है कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज से पूरा पेपर बाहर गया, कोचिंग में जो पढ़ाया गया वो पेपर में नहीं आया, यूपीएससी ने कुछ नए एंगल से सोचा, नए एंगल से पेपर बनाया, वो हर बार होता है। लेकिन मानना नेक्स्ट टाइम भी आप एक नया एक्सपीरियंस फेस करोगे। लेकिन ये है कि थोड़ा हम अडेप्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, ये मेरा। अच्छा, जैसे कई लोगों जैसे 4th 5th 5th अटेम्प्ट है तो उन लोगों को थोड़ा समझ में भी आ जाता है, या सेकंड अटेम्प्ट है। लेकिन अच्छा, मेरी एक और चीज़ है जो मैं सोचता हूँ, अब मेरा ये है कि मैं ज़्यादा टाइम इस प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो तो वो सिर्फ हो 3 अटेम्प्ट्स में या 2 अटेम्प्ट्स में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट। मैं एग्री करता हूँ, मैं यही चीज़ सोचता हूँ, और मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई कई लोग ना 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट लगे हैं, 15 साल पढ़ रहे हैं। भाई मुखर्जी नगर उनका घर हो गया। मैंने खुद देखे ना एस्पिरेंट्स कई, तो भाई कि उम्र निकली जा रही है ज़मानी, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस टाइम है, आपका पोटेंशियल टाइम है, आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। विकास मेरे परिचित हैं, मैंने लगभग 2012 में स्टडी की थी, स्टार्ट किया था। 2012 से वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। भाई तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं 2 या 3 सालों में उसे निकाल पाया, 2 या 3 अटेम्प्ट में, तो वो मेरे लिए है, यूपीएससी मेरे लिए है, अचीवमेंट है, और यूपीएससी मेरे लिए है। और अगर नहीं निकाल पाया तो मैं आज आपके चैनल पर ये चीज कहना चाहता हूँ कि मैं फिर उसको साइड लाइन करके कुछ नेक्स्ट चीज भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहूंगा, तो फिर मैं उसी में नहीं उलझा रहूंगा। यही मेरा मानना है। और अगर ये जो 2-3 साल है उसमें मैं खुद से प्रॉमिस करके बैठा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ, अपना मैक्सिमम। मेरा भी ये मानना है। लेकिन फिर उसके बाद 14 साल बाद अगर आपको अयोध्या वापस मिले तो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि 14 वर्ष का वनवास नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पिताजी ने नहीं कहा। भाई अब चलो ठीक है, राम के साथ तो दिक्कत ये थी कि उनके पिताजी ने कहा था कि 14 साल के बाद वापस आना है। लेकिन आपके पापा ने अगर नहीं कहा है कि मुखर्जी नगर में 14 साल रहना है, तो आप 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद डिसाइड कर लो। सब कुछ यूपीएससी नहीं होता है, लगता है हमें कि यूपीएससी यही मेरा अटेम्प्ट था फर्स्ट, और अभी 2 या 3 अटेम्प्ट में अच्छे तरीके से अपना 100% मैक्सिमम। ये डिसीजन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, वो सिविल सर्विस की तैयारी में कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। पता चला 10 लाख लोग अगर 10 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि टॉप लेवल की स्टडी करने के बाद एक मार्केट देश का एक अच्छा ब्रांड केवल तैयारी कर रहा है, और उसमें भी 1000 ही सेलेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार अटेम्प्ट दिया तो हर फेलियर के बाद में आपकी सेल्फ वर्थ भी घटी चली जाती है। आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप दुनिया बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, हर व्यक्ति रखता है। लेकिन जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट होगे ना, उतना आपका ये सामर्थ्य का जो आप समझते हैं अपने आप को, वो गिरता चला जाएगा। आपको यार मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप उस चीज से ओवरकम करके बाहर आकर नई दुनिया देखें। बिल्कुल से नो डाउट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी में 2 चीज़ें होती है, या तो आप आईएएस बनते हो या फिर आप उससे बड़ा बनते हो। सेलेक्ट होगे तो आईएएस बनोगे, सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपके पास अपार अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। और मैं यही कहूँगा कि सिविल सर्विस की तैयारी आपसे जितने दिन भी करते हो, आपका सब कुछ छीन लेती है। मुखर्जी नगर के एक 10 बाय 10 के कमरे में, जो कि रहने लायक भी नहीं होता, आप बाहर रहते हो, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका घर, इवन आपका भोजन, क्योंकि आप अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाना खाते हो तो आपको नींद आती है। और जो सिविल सर्विस के बच्चे मेरा ये बात सुन रहे होंगे, उन्हें पता होगा, वो जानबूझ के कम रोटियां खाते हैं ताकि नींद ना आए। सच में। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी आपका सब कुछ छीन लेती है साहब।
कई ब्रेकअप होते हुए देखे हैं हमने कि अच्छी Friend भली circle खत्म हो अच्छी जाता भली है। गर्लफ्रेंड को जिससे शादी करने की प्लानिंग थी, जो बच्चा सिविल सर्विस में फेल होता है वो उसको छोड़ देता है कि तेरी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, पार्क में घूमता था। तो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है, उसके बाद भी आपको सेलेक्ट नहीं करती। लेकिन जब आप सेलेक्ट ना हो तो यकीन मानना सिविल सर्विस की तैयारी ने आपको एक कैपेबिलिटी दी है, और उस कैपेबिलिटी के दम पे आप समाज को उससे अच्छी दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। आईएएस में तो बंदिशें होती है, आपको हथकड़ी पहना दी जाती है कि आप इस लिमिटेशन से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो कहीं ना कहीं सिर्फ मैं यकीनन कहता हूं कि आप में बड़ा सामर्थ्य की कैपेबिलिटी आ गई है। हाँ। अब आप कैसे यूज करोगे आपको देखना बस है। हमको ना वो चीज एक्सेप्ट करनी होगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रियलिटी क्या है। उस फेलियर की निराशा से आपको बाहर निकलना बाहर पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि जब सिविल सर्विस का एस्पिरेंट फेल होता है ना, तो वो एक तरीके से डिमोटिवेट बहुत ज्यादा, और हम फिर वो उस चीज से कोप अप ही नहीं कर पाता। कई एस्पिरेंट तो मैंने देखा है कि अगर वो बहुत ज्यादा ब्रेन भी रखता है, दिमाग रखता है, करने वाला होता है, डिप्रेशन में चला जाता लेकिन वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, उसे लगता है कि वो बिहार का एक छोटा सा गांव ही सब कुछ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप एक कैपेबिलिटी आपके अंदर जनरेट हो गई है, जो एजुकेशन सिस्टम आपको 20 सालों में नहीं पढ़ा पाया, वो सिविल सर्विस की तैयारी आपको 2 साल में पढ़वा देते। 2 साल नहीं, 1 साल में पढ़वा देती। 2 साल तो आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि पेपर देना होता है। तो इसी के साथ मैं सिबा से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को। आप अच्छे से तैयारी करिए, ये तैयारी बहुत अच्छी है, आपको आदमी बना देगी। आईएएस बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सभ्य बनना और एक पढ़ा लिखा नागरिक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपसे बड़ा सवाल में विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।